हेलो एवरीवन, क्लास 12th बच्चों न्यूक्लियर चैप्टर से कुछ डाउट्स हैं। ये कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो पहले मैं वो करा रहा हूँ अभी। तो देखिए उन डाउट्स में पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट को रीड कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है, देखिए फॉर ये बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन के लिए ना, तो सबसे पहले बच्चों आपको ना ये सब जो हमारे न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में सिंबल उनका सबका पता होना चाहिए। बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, उसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब ना तब आपको समझ में आएगी एनसीईआरटी क्वेश्चन से। तो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है ठीक से, कंसेप्ट आपको पता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर, फॉर द बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन जो है एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जब पॉजिटिव डीके होता है, बीटा पॉजिटिव डीके, देयर इज अनदर कंपीटिंग प्रोसेस नोन एज, एक और प्रोसेस जो है ना यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, जिसमें लिखा हुआ है नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये और प्रोसेस होती है। अब याद कीजिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता था कि जैसे ही यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन में दिखाते थे ना कि न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, ऐसे ही बीटा पॉजिटिव डीके में, बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है बच्चों, एक प्रोटॉन जो है वो टूटता है न्यूट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में साथ में क्या आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो हम क्या प्रोसेस दिखाते हैं, क्या रिएक्शन दिखाते हैं कि कोई भी एटम था XZA, ठीक है, और Y अब Z-1 हो जाता है वहां, क्योंकि एक प्रोटॉन टूट गया, ठीक है। तो वो प्रोटॉन टूट गया, किस किस में टूट गया, न्यूट्रॉन में, ठीक है। ये होता है ना जो H11, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ये पॉजिट्रॉन में, सॉरी, E+1 0, और साथ में फिर एक और पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो। तो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं अब इसमें। तो क्या होता है, प्रोटॉन टूटता है तो एटॉमिक नंबर एक कम हो गया। यहाँ हम क्या दिखाते हैं, पॉजिट्रॉन E+1 0, साथ में क्या लिखते हैं, न्यूट्रिनो, और वो एनर्जी रिलीज। तो ये प्रोसेस भी हो रही है यहाँ से। अब क्या होता है कि वहां पर जो न्यूक्लियस है, उसका जो हैवी न्यूक्लियस है, वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है। बीटा डीके होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है नजदीक के के सेल से। तो अब यहाँ पर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, तो देखिए यहाँ एक और रिएक्शन जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रिएक्शन और दिखा रखी है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ उस एटम से, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज किया होगा, डेफिनेट सी बात है। तो यहाँ पर ये दिखा है कि y इज इक्वल्स टू यहाँ Z-1, क्योंकि देखिए ना इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो E-1 और 0 है ये, ठीक है। तो यहाँ भी तो कितना बैलेंस होना चाहिए, Z-1, ऊपर मास नंबर सेम रहेगा, और ये दिखा रखा है एंटी न्यूट्रिनो। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, शो करना है, शो दैट बीटा पॉजिटिव एमिशन इज एनर्जेटिकली अलाउड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज नेसेसरी। जब भी बीटा पॉजिटिव एमिशन एनर्जेटिकली अलाउ होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होगा अलाउड, दैट बट नॉट वाइस वर्सा, बट इसका उल्टा ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज हमें प्रूव करके बतानी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि जब ये बीटा पॉजिटिव डीके होता है एनर्जेटिकली, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होता है पहले, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर में बीटा पॉजिटिव डीके होना ये नेसेसरी नहीं होता है। तो देखिए हम कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बच्चों यहाँ से। तो मैं यहाँ दोनों रिएक्शन को एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ये एक तो मैंने लिख ही दी है, चलो इसके साथ में हम एक लाइन डाल देते हैं। ये मैंने एक लाइन डाल दी यहाँ, और यहाँ एनर्जी रिलीज को मैं Q1 से लिख रहा हूँ। देखो अब इधर क्या थी प्रोसेस, E और ये -1 इलेक्ट्रॉन के लिए ना, E-1 0 प्लस XZA, इस एटम ने कैप्चर किया, न्यूक्लियस में कैप्चर होता है ये, और यहाँ पर Z-1 और A, और साथ में ये म्यू। अब जरा एनर्जी रिलीज, यहाँ एनर्जी रिलीज मान लीजिए मैं Q2 से लिख रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी रिलीज होगी। अब कैसे निकालते हैं बच्चों एनर्जी रिलीज, मास का डिफेक्ट Q1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इसके न्यूक्लियस का मास, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का डाउट था कि सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना उसका क्या प्रोसेस है, वो थोड़ा समझा दीजिए। तो पहले अगर मैं इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखता हूँ, इसको ना इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन,
इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चों समझना, समझोगे क्वेश्चन को इजीली तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं Q1 एनर्जी को लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, मास m के साथ n लगा दिया तो समझ जाना कि न्यूक्लियस के मास की बात हो रही है। किसके न्यूक्लियस की, XZA एटम की। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है क्या क्या, इसका मास जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा किसका, जो नया एटम YZ-1 और A। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। और प्लस माइनस करूंगा क्योंकि मैं दोनों का, भाई क्या करना है, इन दोनों के मास को ऐड करके इसमें से क्या करना है, सेपरेट करना है इसमें से। ठीक है, तो इन दोनों का मास हम इसके मास में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो मास डिफेक्ट आएगा। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे क्या, m, और एक सेकेंड, यस, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे। चलिए थोड़ा ठीक करके और लिख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे पास ये गिवन है, तो मैं एनर्जी रिलीज Q1 को कैसे लिखूंगा बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम XZA में से हमने इन दोनों का मास जो इधर बन रहा है ना Y और ये पॉजिट्रॉन, इनका मास क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो माइनस लिख दिया मैंने Mn, मास ऑफ न्यूक्लियस, n लगाएंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, समझ जाएंगे इससे, Z-1 और A। ओके, और साथ में प्लस करूंगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस मैंने लिख लिया इसके साथ साथ ही, Me, ये आ गया पॉजिट्रॉन का मास। तो ये मास डिफेक्ट होगा, और इनटू में हम क्या करने वाले हैं, C², क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है Q डेल्टा M, इनटू में कितना लिखते हैं बच्चों, C² लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे इधर भी लिखवाइए। तो यहां हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू, क्या क्या लिखना है, अब दोनों साइड का मास लिखना है हमने। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम ही होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां हमने लिखना है Me प्लस, और न्यूक्लियस किसका Mn, और ये एटम था हमारा XZA। इन दोनों के मास में से अब उधर क्या है, वो माइनस कर देंगे। तो न्यूक्लियस ऑफ किसका, YZ-1 और A, ये हमने माइनस कर देना है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, C²। आई बात समझ में, यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज दोनों केस में हमने देख ली। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, कैसे, देखिए एक चीज देखो आप, इन दोनों इक्वेशन से Q1 और Q2 के अंदर जब मैं देख रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ, चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने पूरे एटम के न्यूक्लियस का मास मान लो बच्चों 5 मान लिया, कितना मान लिया जी, 5। और जो बाद में उधर Y बनना था उसका मास मैंने मान लिया 3 मान लिया, तो -3 हो गया। और इधर एक और मास था, ये जो मास है ये पॉजिट्रॉन का, इसका मास मैंने 1 मान लिया, तो माइनस में 1। ऐसे यहाँ भी रखो। अब इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या बताया, बराबर ही होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे। और इसका मैंने कितना मान रखा है, 5। और ये जो Y बनना था इसका कितना मान रखा है, 3। अब कैलकुलेट करना, 6 - 3, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 4 ये 5 - 4 कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी कितनी आई 3, यहाँ कितनी आई 1। तो यहाँ ये होता है, ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर जो ये Y बना है इसका मास ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा कर देता हूँ, मान लीजिए कितना 4, और ये जो Me है इसका कितना मान लिया मैंने -1। तो यहाँ बच्चों एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन यही चीज यहाँ रखता हूं तो यहाँ पर ये 1 है, ये, और यहाँ इसकी मैंने कितनी मानी है, एक सेकेंड, अब मैंने Y का कितना मान रखा है, ये जो Y है इसका Y का मैंने कितना मान रखा था 4। तो यहाँ 6 - 4 अभी भी कितना है 2। देखिए यहाँ एनर्जी 2 आ रही है, और जबकि यहाँ एनर्जी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो जब भी ये एनर्जेटिकली होगा तो ये तो होगा ही होगा, क्लियर है। जब ये बीटा पॉजिटिव इधर से Q1 बीटा पॉजिटिव एनर्जेटिकली होगा तो ये तो होगा ही होगा फिर। लेकिन ये हो, ये Q2 हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, बट ये जो बीटा पॉजिटिव है ये हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप इसकी एनर्जी कितनी आ रही है 2, अब इसकी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो आप इसको यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लिखा है सर वो लाइन समझ में नहीं आ रही है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो क्या है, अब यहां बच्चों Q1 इज इक्वल्स टू,
अगर मैं इस न्यूक्लियस के मास को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? न्यूक्लियस का मास क्या होता है? एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जी हाँ, तो यहां पर हमने क्या करना है? m, खाली m लिख दिया मैंने, तो XZ A ये किसका है? एटम का मास है। इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर देता हूँ? माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एटम में? Z, तो Z और एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए Me, तो ZMe माइनस कर दिया मैंने। क्लियर? ये टर्म समझ में आई आपको? माइनस में ZMe कैसे लिखा है मैंने? एक इलेक्ट्रॉन का मास Me है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Z, तो ZMe इसमें से मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से माइनस, अब जो हमारे पास Y एटम बना था दूसरी साइड पे, तो वहां से हम कैसे लिखेंगे? अब उसके एटम में से Z-1 और जो A था, इसमें से यहां भी हमें इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो न्यूक्लियस का आएगा। यस, तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर जब हम माइनस करने जा रहे हैं, ये अभी किसका का माइनस करना है हमने? इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? Z-1, लेकिन बाहर एक माइनस चल रहा है बच्चों, ये ऑलरेडी ये पूरा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ प्लस लगा दूं और आगे माइनस है, तो एक ही बात है फिर, ठीक है। यहाँ हमने माइनस को पहले ही सोल्व करके रखा है, यहाँ हमने माइनस लिख रखा है। तो क्या कर रहे हैं जी? यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? Z-1, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? Me, और साथ में माइनस का Me है ही ऑलरेडी, और इनटू में क्या है? C²। सोचिए जरा एक बार कैसे लिखा मैंने पूरा। न्यूक्लियस के मास को लिखा मैंने एटम के मास में से, किसका? एटम के मास में से मैंने इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर दिया? माइनस। ऐसे यहाँ न्यूक्लियस के मास, इस एटम के मास में से इसका क्या कर दिया? माइनस। यहाँ माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि बाहर माइनस है उसके, और ये माइनस में था ये हमारे पास, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करने बैठेंगे आप, तो देखिए कितना आएगा? Q1 इज इक्वल्स टू MXZA, ये है। और बच्चों यहां से माइनस का ZMe, अब यहां मैं इसकी मल्टीप्लाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई सोल्व करता हूं, तो कितना हो जाएगा? ये Me की मल्टीप्लाई, यहां हो गया ZMe, और माइनस में कितना हो गया? Me, एक माइनस का Me ये है, ये प्लस का ZMe। अब ये प्लस का ZMe किससे कट जाएगा? माइनस के ZMe से, तो बचेगा क्या? माइनस में MY Z-1 और यहाँ A, ठीक है। और प्लस में ये एक माइनस का Me और ये एक और माइनस का Me, तो कितना हो गया? माइनस का 2Me हो गया। ये यहां से आ रहा है माइनस का 2Me, और इनटू में कितना है? C²। क्लियर हुई? इसी तरह से आप यहां भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखेंगे Q2 को इज इक्वल्स टू, अब ये तो है ही इलेक्ट्रॉन का मास, यहां पर मुझे न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो क्या लिखूंगा? एटम के मास में से MXZA, एटम के मास में से मैं माइनस करूंगा इलेक्ट्रॉन का मास ZMe, माइनस ऐसे ही यहां पर न्यूक्लियस का मास लिखना है मैंने Y का, तो Y क्या था मेरा? Z-1 A। अब इसके मास में से मैं माइनस करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, और कितना? Z-1 Me, और इनटू में क्या था बच्चों? C²। अब जब आप यहां से सोल्व करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मैं कर देता हूं ZMe और माइनस का Me, ZMe प्लस का माइनस का कट गया, माइनस का Me प्लस का Me ये कट गया, तो बचा क्या? ओनली Q2 इज इक्वल्स टू, तो MXZA बचता है हमारा, और माइनस में MYZ-1A, ये आ गया हमारा, और इनटू में C², ठीक है। अब देखिए यहां से भी आप इस इक्वेशन से भी कह रहे हैं, यहाँ कितना आ रहा है? माइनस का 2Me, जबकि इसमें ये दोनों, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? माइनस का 2Me। तो ये जब एनर्जेटिकली होगा तो ये तो डेफिनेट होगा ही होगा, इसमें तो माइनस का 2Me भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन जो था कि बीटा पॉजिटिव अगर एनर्जेटिकली होता है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो नेसेसरी है ही है। क्लियर? तो एक डाउट ये था हमारा इसमें, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद देखते हैं बच्चों, इससे पहले एक क्वेश्चन और भी होगा मेरे ख्याल से। यस, ये रहा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो
इसमें 1000 मेगावाट फिजन रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल में आधा फ्यूल अपना खर्च कर देता है वो। एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा 100 मेगावाट फिजन रिएक्टर है। ठीक है, हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली, उसमें कितना यूरेनियम था इनिशियली, क्वांटिटी बताना है हमारे को, और अज्यूम करना है द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। देखो 5 साल में 5 साल का 80% टाइम चला है वो। दैट ऑल द एनर्जी जनरेटेड अराइजेज फ्रॉम द फिजन, फिजन से पूरी एनर्जी जो है यहाँ अराइज हुई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है देखिए, इसमें पावर दे दी है ना हमारे को। ठीक है, पावर दे दी है यहाँ से, और वो पावर दी है इसमें कितना 1000 मेगावाट। तो 1000 इंटू 10⁻⁶ 10⁻⁹ वाट हो गया। और बच्चों टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स का। अब इसका आप बना लेंगे सेकंड, 5 365 24 60 इंटू 60। अब इसका क्या ये पूरा टाइम 5 साल नहीं, उसका 80%, 80/100। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ जाता है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हुई, तो वर्क पावर इनटू में कितना होता है टाइम, तो हम लिखेंगे 10⁹। ठीक है बच्चों, और ये आप ना इतना बड़ा मैं कैलकुलेशन करने की बजाय मैं यहाँ से लिखूँ इसको तो सोल्व करके ही आ जाएगा हमारा सर। 0.8 इंटू 10⁹ तो मैंने लिख ही दिया है, और साथ में है 5 इंटू 3.154 और इंटू 10⁻⁷ जूल। ये एनर्जी आ गई है बच्चों। अब मैंने पहले भी आपको समझाया इन क्वेश्चंस में, आप यूनिटी मेथड लगा दीजिए, मोल कंसेप्ट लगा दीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बार के लिए, तो जरूर करके जाना। अब देखिए इसमें एनर्जी आ गई, हमें बताना है कितना क्वांटिटी। अब क्वांटिटी निकाल सकते हैं सर, कि हमें पता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, इतनी जूल एनर्जी निकलती है यूरेनियम का जब एक एटम होता है उसका फिजन होता है। तो इतनी जूल एनर्जी निकलती है एक एटम से। एक कितने में निकलेगी जी, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13। हमें कितनी एनर्जी निकालनी है, इतनी ये पूरी 5 साल के अंदर जब 80% वो यूज में आया है। तो मल्टीप्लाई दिस 10⁻⁹, मैं सीधा लिख लूँ 10⁻⁹ और 7 तो 16 हो ही गई है। तो 10⁻16 और इंटू में 0.8 और मल्टीप्लाई में है कितना 5 और मल्टीप्लाई में 3.154। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों अपनी, 3.154। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स, इतने एटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जी हमारे को, क्योंकि इतनी जूल एनर्जी निकलती है एक एटम के फिजन से, एक एटम के फिजन से। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स। अब फिर से एक बार यूनिटी मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे, हमें पता है कि भाई 6 इंटू 10⁻23 या 6.023, ठीक है 10⁻23, इतने एटम्स यूरेनियम आइसोटोप 235, कितना अमाउंट है 235 ग्राम है। एक एटम में कितना होगा 235 अपॉन में 6 इंटू 10⁻23। कितने एटम्स, ये हमारे जो एन आ रहे हैं एटम्स, इनसे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी इसके अंदर इन ग्राम के अंदर। क्लियर है, तो एक बार करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, अपनी कैलकुलेशन पूरी करके देखना और फिर आंसर मैच करना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये हमारा, 13.18 क्वेश्चन है, नंबर इसका 13.18, वहां से आप आंसर मैच कर लेंगे। तो एक डाउट ये था बच्चों, और आगे देख लेते हैं अभी। अच्छा ये तो मैंने करा दिया तुम्हें, ये अभी कराया है। यस, एक ये क्वेश्चन है यहां पर देखते हैं, द बम्बार्डमेंट ऑफ लिथियम विद प्रोटॉन गिव राइज टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। अच्छा एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों, यहाँ पर ना क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। तो एटॉमिक मास के टर्म में लिखना अब आपको आ गया है। ठीक है भाई, अगर मान लो मैं एनर्जी रिलीज, क्योंकि यहाँ पूछा है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, 2, और एक के लिए पूछा है।
तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी, फिर उसको हाफ से डिवाइड करके हम एक पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो इसको यहां से मैं सबसे पहले एनर्जी को Q लिख रहा हूं और उसको न्यूक्लियस की टर्म में लिख रहा हूं पहले। फिर से देखो तो क्या लिखेंगे, अभी मैंने लिखना बताया था आपको, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ लिथियम 37 प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस H11 में से क्या करना है, हमने माइनस करना है किसका मास 2, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस किसका He24 का, और ये जो मास डिफेक्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सी स्क्वायर से, तो एनर्जी रिलीज आ जाएगी। क्लियर है। अब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ एटॉमिक मास दे रखा है इनमें। बच्चों एक न्यूक्लियस का मास और एक एटम का मास थोड़ा सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन आता है थोड़ा है डिफरेंट वहां पर। ठीक है, तो एटम के मास कैसे निकाल सकते हैं हम कि पूरे एटम के मास में से, नहीं न्यूक्लियस के मास को क्या लिख सकते हैं हम, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट करके। चलिए लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू, अब लिखना क्या पड़ेगा हमारे को, M एटम का मास लिथियम 37, अब आपने N नहीं लगाना, और माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 3 है, तो मैं लिख दूं इसको 3Me। Me क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। चलिए ये हो गया हमारा यहां तक, फिर प्लस, अब यहां लिखो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या लिखेंगे MH11, और इसमें से हमने कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस का Me कर दिया। ये किसका आ गया, न्यूक्लियस का मास हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये इधर आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है, -2। अब यहां पर क्या था बच्चों, देखिए न्यूक्लियस लिखना है हमने अल्फा हीलियम के लिए, तो हम क्या लिखेंगे MHE24 एटम के मास में से, और माइनस कर देंगे किसका जी, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसके अंदर है सर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो मैंने ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाई कर रखा है ना, 2Me, और ये आ गया, और फिर पूरे के बाहर, ये तो कई ब्रैकेट हो गई ना ऐसे, चलो थोड़ा ध्यान रखना, और इंटू में कितना हो गया सी स्क्वायर। करें इसको अब आगे, अब कितना आ जाएगा यहाँ हमारा, M एटम का मास 37 लिथियम के लिए, यहां से देखो बच्चों माइनस का 3Me आ रहा है, एक माइनस का Me आ रहा है, कितना आ गया माइनस का 4Me, और यहां से जब इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कट ही जाएगा ना भाई, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एटम ऑफ लिथियम का मास प्लस एटम किसका, हाइड्रोजन का, और माइनस में कितना 2 मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, MHE24। क्लियर। ये मास हमारा सी स्क्वायर मत लगाओ, चाहे किस में आ जाएगा, AMU में, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 931 से, वो हमारे एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब ये जो भी एनर्जी आएगी, क्योंकि हमें एक अल्फा पार्टिकल के लिए बतानी है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2। देखो ये बच्चों ये दे रखा डाटा, ठीक है ना, इनका एटम का मास है, तो हम देखो हमने इसको एटम के मास की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, सर ये तो वही आया है, हाँ आया ही वही है, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी नेग्लेक्ट होता है, और यहाँ तो कट ही गए हैं सारे इलेक्ट्रॉन के मास। तो ये वैल्यूज इसमें आप डायरेक्ट पुट करो, ठीक है, और उसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगी, एक अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन और करके देखना, ये कुछ डाउट मैंने अभी कराए, इतने कराए, और देखेंगे, और जिनके आते रहेंगे साथ साथ लेते रहेंगे डाउट। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।